प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 10 पाठ 2 को देखेंगे। और ये हमारे संचयन की किताब से है और इस पाठ का नाम है सपनों के से दिन। आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छीले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी के से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में सभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते हैं। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गाँव में ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे तो कभी गए भी। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप से ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आढ़तियों भी बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दयाल से लंडे पढ़वाकर दुकान पर वहिया लिखने लगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और निमी का सभी काम सिखा देंगे। वहाँ तो अभी तक आलिफ बे जीम चौ भी सीख नहीं पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए थे, परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक हिंडन दे दिन 4 कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। यह शब्द शायद आदि शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यह है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों के दूध से सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के
मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक ओर तो कुछ बड़े सियाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से न जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते, रेत को गंदले पानी में साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, किंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढाढ़स बांधते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 में से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हैं। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें गालियाँ मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी बातें गालियाँ मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके थिकने 4 बालिशत के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और अजीब लगता। लड़ाई वो हाथ पाँव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुफराता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्मा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था।
जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे भी खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठूठों के भय से हम कभी कतार के पहले और आखिरी लड़कों का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडी खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उससे बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। उधर अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों के एक चप्पत हमारे गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चप्पत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसे सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियों हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आँखों हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 1 2। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती जैसे हमने किसी भौज के सभी तमगे जीत लिए हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर के लिखी हुई गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय करता है कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तक मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताब लानी पड़ती जो तब 1 से 2 रुपये में आ जाया करती थी तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो कोई एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल प्रारंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1 से 2 रुपये में आ जाया करती थी तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जानी भी थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दावत में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते।
परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता, 2 रुपये की 1 मन गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे दो परिवारों में मैं उसका लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है उस और उसी का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों जी को मारपीट का भय ही कहीं भी भीतर जमकर बैठ गया था। तभी तो एक ना होते तो परंतु 2-3 हर साल ही वो होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हरफन मौला हो गए हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़े लगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से भी अच्छा लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विशल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विद्यालय में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए तब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शमियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फ़ौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो जाया करते। कभी कभी हमें यह भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते हुए ना देखा था। उनका ठिगना का दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे सी भी खुरियाँ लगी रहती जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिर वाले कील ठुके रहते। यदि वो सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मूंछ तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों में बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद ने हमारा डरना तो स्वाभाविक था, हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन
वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसे घंटी में जबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधे तक कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। ऐ लड़की, हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से में चीख उठे, ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसा कमज़ोर 2 टांगों के थकने के कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में जा चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद के उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यही ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामद से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों जी की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हजारी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे। उनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि प्रीतम को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फ़ारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करने लगती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फ़ारसी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार के एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोते को 2 दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए तो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही का था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे करते थे? क्या तोतों को उनकी दहकती पूरी आंखों में भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। अब यहाँ पे बोध प्रश्न दिया गया है, अगर इसको सॉल्व करना होगा, इसका उत्तर आप लोग को जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।